नमस्कार, मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ। इस चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। शाम 6 बजे मतदान खत्म होने तक लगभग 61% मतदान हुआ। साथ ही यूपी के इन 16 जिलों में ललितपुर में सबसे ज्यादा और कानपुर में सबसे सुस्त वोटिंग देखी गई। इसी के साथ तीसरे चरण में 627 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। रविवार को इधर एक ओर मतदान प्रक्रिया चल रही थी तो वहीं दूसरी ओर तीसरे चरण की वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई और उन्नाव में बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इन दोनों ही जिलों में चौथे चरण में चुनाव होने हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी ने हरदोई में एक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए सपा के चुनावी चिन्ह साइकिल को आतंकवाद से जोड़ दिया। शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया हुआ, वहां भी काफी लोग मारे गए। लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया, यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद की। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी विवाद हो रहा है। एक तरफ बीजेपी इस हमले के आधार पर अपने वार और ज्यादा तेज कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। इसी क्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के इस बयान पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। एक दूसरे यूजर ने पीएम मोदी की साइकिल के साथ तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि खुद चलाएं तो देशभक्त और चलाएं तो साइकिल चलाने वाले। इस देश का हर व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत अगर किसी वाहन से करता है तो वो साइकिल ही होती है। एक अन्य यूजर ने लॉकडाउन की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि साइकिल वालों, अपने साथ हुए अन्याय को भूलना मत। अब आपको बता दें कि आखिर पीएम मोदी ने साइकिल को आतंकवाद से जोड़ने वाला ये बयान किस आधार पर दिया। तो दरअसल शुक्रवार को गुजरात की एक विशेष अदालत ने अहमदाबाद में 2008 में हुए बम धमाकों के दोषियों को सजा सुनाई। 13 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस सीरियल बम ब्लास्ट के 38 दोषियों को फांसी की सजा दी और 11 अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस करार दिया। साथ ही ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला भी है क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये मामला 26 जुलाई 2008 का है जब 70 मिनट की अवधि में हुए 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद को हिलाकर रख दिया था। साथ ही पुलिस के मुताबिक इन बम धमाकों के लिए साइकिल का प्रयोग किया गया था। इन हमलों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। पुलिस ने दावा किया था कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों ने साल 2002 में हुए गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए इन हमलों को अंजाम दिया था। अब इस मामले का यूपी चुनाव से कनेक्शन भी समझ लें तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि इस मामले में जिन 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई गई है उनमें से एक के पिता के संबंध समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से हैं। इसी कारण से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के लगभग सभी बड़े नेता इसको लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। और इसी क्रम में पीएम मोदी ने भी सपा के चुनावी चिन्ह साइकिल को आतंकवाद से जोड़ दिया। पीएम मोदी के इस बयान पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं चुनाव से जुड़ी अगली खबर पर। यूपी विधानसभा चुनाव के 3 चरणों की वोटिंग तो समाप्त हो चुकी है। इसी के साथ चौथे चरण का रण छिड़ गया है। सभी राजनीतिक दल और जनता चौथे चरण की वोटिंग के लिए तैयारियां कर रही है। यूपी चुनाव के चौथे चरण में लखनऊ सहित 9 जिलों में 23 फरवरी को वोटिंग होनी है।
साथ ही चौथे चरण में सबसे अधिक 14 सुरक्षित सीटें भी हैं। इस चरण में जिन जिलों में वोट डाले जा रहे हैं वहां से मोदी सरकार के 4 मंत्री भी आते हैं। इनमें सबसे पहला नाम देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, जिनका संसदीय क्षेत्र लखनऊ है। दूसरा नाम है महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का, जिनका संसदीय क्षेत्र अमेठी है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता और मोहनलालगंज के एमपी कौशल किशोर और लखीमपुर के सांसद और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के क्षेत्र में भी चौथे चरण में मतदान होना है। ये तो रही चौथे चरण के दिग्गजों की बात। अब बात करते हैं दागियों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सियासत में दागियों के दबदबे की तस्वीर और बड़ी होती जा रही है। इसके अलावा करोड़पति उम्मीदवारों पर भी खूब दांव लगाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चौथे चरण में सियासी दलों ने अब तक सबसे अधिक दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इन आंकड़ों की जानकारी हमें चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट से मिली है। एडीआर ने उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव के चौथे चरण के उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण भी जारी कर दिया है। चौथे चरण की 59 विधानसभा सीटों पर कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। एडीआर ने यूपी के चौथे चरण में चुनाव लड़ने वाले 624 उम्मीदवारों में से 621 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण कर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। चौथे चरण में 167 यानी कि 27% आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। 129 यानी कि 21% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 231 यानी कि 37% उम्मीदवार करोड़पति हैं और उम्मीदवारों की कुल औसतन संपत्ति 2.46 करोड़ रुपए बताई गई है। चौथे चरण में सियासी दलों ने सबसे अधिक दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पहले से लेकर तीसरे चरण में जहां 22 से 25% दागियों को ही टिकट मिला था, वहीं इस बार इनकी संख्या बढ़कर 27% हो गई है। उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामलों को अगर राजनीतिक दलों के हिसाब से देखें तो बेहतर कानून व्यवस्था के वादे के साथ चुनावी मैदान में उतरी सपा और कांग्रेस ने इस चरण में सर्वाधिक दागी उतारे हैं। दोनों ने ही 53% टिकट आपराधिक छवि वाले नेताओं को दी है। सपा के 57 में से 30 और कांग्रेस के 58 में से 31 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं बीएसपी के 59 में से 26, बीजेपी के 57 में से 23 और आम आदमी पार्टी के 45 में से 11 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बात अगर उम्मीदवारों द्वारा घोषित गंभीर आपराधिक मामलों की करें तो समाजवादी पार्टी के 57 में से 22, कांग्रेस के भी 58 में से 22, बीएसपी के 59 में से 22 और बीजेपी के 57 में से 17 और आम आदमी पार्टी के 45 में से 9 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। साथ ही एडीआर की इस रिपोर्ट के अनुसार कुल उम्मीदवारों में से 9 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित मामले घोषित किए हैं। इतना ही नहीं, 9 में से 2 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने ऊपर बलात्कार से संबंधित मामले भी घोषित किए हैं। साथ ही 5 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या से संबंधित मामले घोषित किए हैं। एडीआर की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 59 में से 29 निर्वाचन क्षेत्र संवेदनशील हैं। रिपोर्ट के अनुसार संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां 3 या उससे अधिक उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। जैसा कि इन आंकड़ों से साफ है कि चौथे चरण में सबसे ज्यादा आपराधिक छवि के उम्मीदवार हैं, तो ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि इस चरण में भी सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने में कोई कमी नहीं रखी है। आपराधिक पृष्ठभूमि के बाद अब अगर बात करें इन उम्मीदवारों की वित्तीय पृष्ठभूमि की, तो चौथे चरण में भी करोड़पति प्रत्याशियों की भरमार है। एडीआर की रिपोर्ट में उम्मीदवारों की संपत्ति के विवरण के अनुसार 5 करोड़ या उससे अधिक संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या 75 है। वहीं 2 करोड़ से 5 करोड़ की संपत्ति वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या 88 है। 50 लाख से 2 करोड़ की संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या 145 है, तो वहीं 10 लाख से 50 लाख की संपत्ति वाले उम्मीदवार 167 हैं और 10 लाख से कम संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या 146 है। रिपोर्ट के मुताबिक 621 उम्मीदवारों में से 231 यानी कि 37% उम्मीदवार करोड़पति हैं। चुनाव में धनबल की भूमिका इसी बात से स्पष्ट होती है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने धनी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अगर राजनीतिक दलों के अनुसार करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या की बात करें तो गरीब कल्याण की राजनीति का दावा करने वाली भाजपा ने सबसे अधिक 88% करोड़पति उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी के 57 में से 50, सपा के 57 में से 48, बीएसपी के 59 में से 44,
वहीं कांग्रेस के 58 में से 28 और आम आदमी पार्टी के 45 में से 16 उम्मीदवार करोड़पति हैं। साथ ही रिपोर्ट के अनुसार चौथे चरण में उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 2.46 करोड़ रुपए बताई गई है। आपराधिक और वित्तीय पृष्ठभूमि के अलावा इस रिपोर्ट में उम्मीदवारों की अन्य पृष्ठभूमि की भी जानकारी दी गई है। अगर बात करें उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता की, तो रिपोर्ट के अनुसार 621 उम्मीदवारोरों में से 201 यानी कि 32% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 5वीं और 12वीं के बीच घोषित की है, जबकि 375 यानी कि 60% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता स्नातक और इससे ज्यादा घोषित की है। साथ ही 30 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता साक्षर और 9 उम्मीदवारों ने शैक्षिक योग्यता असाक्षर घोषित की है। वहीं 2 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता घोषित ही नहीं की है। अब बात अगर महिला प्रतिनिधित्व की करें, तो रिपोर्ट के अनुसार चौथे चरण में भी मात्र 91 यानी कि 15% महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कुल 621 उम्मीदवारों में से 529 पुरुष उम्मीदवार चौथे चरण का चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में एक उम्मीदवार थर्ड जेंडर से भी हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे अधिक 24 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं 17 महिला उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इसके बाद सपा ने 10 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो वहीं भाजपा ने 8, बीएसपी ने 5 और आम आदमी पार्टी ने 1 महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।